गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना अपन ने चालू कर दी है। बेसिक पढ़ लिया है। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल दी हमने। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। आवेश का परिमाण चिन्ह नहीं, पॉजिटिव तो भी पॉजिटिव, नेगेटिव तो भी पॉजिटिव, अपॉन आवेश से बिंदु की दूरी का वर्ग। इसको आप शॉर्ट में आप लिख सकते हैं KQ अपॉन R²। ये बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब अगला सिस्टम लेंगे। पहले सिस्टम का इंट्रोडक्शन, फिर काम ले देके क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना। अब अगला सिस्टम अपन जो ले रहे हैं वो है विद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है सर। तो आप एक बात को समझ लीजिए, क्या तरीका है। कैलकुलेशन तो आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की ही करनी है, कैलकुलेशन तो यही करनी है, लेकिन मेथड क्या है कि पहले आपको सिस्टम को यानी जैसे निकाय को इंट्रोड्यूस करवाना होता है, तो अपन पहले निकाय को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं सर। परिमाण में समान लेकिन विपरीत प्रकृति के दो आवेश अति अल्प निकट स्थित हों तो आवेशों के ऐसे युग्म समायोजन यानी ऐसे पेयर यानी ऐसे जोड़े को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में मैग्नीट्यूड दोनों चार्ज का सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड दोनों चार्ज का सेम होना चाहिए, यानी ये -Q और ये +Q। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, स्मॉल q है ना, लेकिन नेचर अपोजिट है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है। क्लियर है ना। अति अल्प दो ही आवेश हैं, पास में स्थित है, अति अल्प समीप स्थित हो यानी बहुत कम दूरी। ये बहुत कम दूरी आप सोच सकते हैं एंगस्ट्रॉम में भी जा सकती है, ये इतनी कम दूरी पर स्थित हो तो आवेशों के ऐसे युग्म समायोजन को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। HCl इसी का उदाहरण है, H+ Cl- एंगस्ट्रॉम में डिस्टेंस। NaCl इसका उदाहरण है, Na+ Cl- H2O इसका उदाहरण है। अब स्वाभाविक है HCl NaCl तो आपको जमती है बात। HCA H2O इसका एग्जाम्पल कैसे, अब रुकिए थोड़ा सा ना, वो आपके सामने सब क्लियर कर दिया जाए। तो ये सब मैंने जो आपके सामने सिस्टम बनाया है, इस सिस्टम को ही कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी विद्युत द्विध्रुव। अब छोटी छोटी बातें, कोई भी सिस्टम है, जैसे मान लीजिए द्विध्रुव है, किसी बिंदु यानी ऑब्जर्वेशन पॉइंट की दूरी आप कहां से लेंगे, एस से लेंगे या बी से लेंगे, ये डिसीजन लेना पड़ेगा। आप एक ही पॉइंट यानी एक ही बिंदु की अगर डिस्टेंस ए से लेते हैं और डिस्टेंस बी से लेते हैं तो डिस्टेंस भिन्न भिन्न आएगी, डिफरेंट हो सकती है। इसलिए ये डिसीजन लिया गया कि डिस्टेंस किसी भी ऑब्जर्वेशन पॉइंट की लेनी है तो कहां से लेनी है, मिडिल यानी मध्य बिंदु O से। तो पहली बात आप ध्यान रखिए, अब आज के बाद मैं कहूं द्विध्रुव से 5 सेंटीमीटर दूर, तो आप समझ जाना 5 सेंटीमीटर फ्रॉम मिडिल पॉइंट O, नॉट A नॉट B, यानी A और B से दूरी लेना अलाउ नहीं, पहली बात। अब सब ये मिडिल पॉइंट है, तो अगर ये डिस्टेंस A है तो डेफिनेटली ये डिस्टेंस भी कितनी होगी A। तो सब इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी विद्युत द्विध्रुव का कुल विस्थापन या कुल लंबाई कितनी होगी 2A। तो ये तो एक सब जनरल सी बात है। अब कौन द्विध्रुव है यानी कौन इलेक्ट्रिक डाइपोल है और कौन नहीं है, इसका पता कैसे चलेगा। तो सब ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन इलेक्ट्रिक डाइपोल है यानी विद्युत द्विध्रुव है और कौन नहीं, इसको जानने के लिए अब आपको एक फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि पढ़ाई जाएगी। अब ध्यान से पढ़ेंगे आप। उस भौतिक राशि का नाम है
विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सब, अभी सब बता रहा हूं मैं आपको। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम, ठीक है सर। इसको किससे डिनोट करते हैं? इसको पी से डिनोट करते हैं। और ये कौन सी क्वांटिटी? ये वेक्टर यानी सदिश राशि है। तो सब दोबारा एक बार में सुन ले। द्विध्रुव इंट्रोड्यूस हो चुका। अब बात ये चलती है कि हम ये कैसे जानेंगे कि फला सिस्टम द्विध्रुव है या नहीं। इसको जानने के लिए कौन सी फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि आपके सामने लाई गई? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसके द्वारा यानी P है तो सिस्टम द्विध्रुव है, P नहीं है तो सिस्टम द्विध्रुव भी नहीं है। इसका मतलब एक बात तो हमारे दिमाग में पहले से आ जानी चाहिए कि डाइपोल यानी द्विध्रुव के फॉर्मूले सबसे अलग दिखेंगे। क्यों दिखेंगे? ये द्विध्रुव होने का प्रूफ कौन है? P। तो द्विध्रुव के हर फॉर्मूले में कौन होगा? P होगा। क्लियर? अब किससे कहते हैं सर? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इलेक्ट्रिक डाइपोल में शॉर्ट में बोल दो द्विध्रुव आघूर्ण बोल दो ना, डाइपोल मोमेंटम। किससे कहते हैं सर? विद्युत द्विध्रुव में यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल में किसी एक आवेश का परिमाण, तो दोनों आवेश का परिमाण सेम ही है, माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड भी क्यू है और प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड भी क्यू है। विद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण तथा द्विध्रुव के मध्य विस्थापन, अब सामान्यतः लंबाई भी कह दो, द्विध्रुव के मध्य विस्थापन कितना हुआ? ए और ए 2 है। वेक्टर लगा दिया मैंने, इसने डिस्प्लेसमेंट बोला है ना। तो द्विध्रुव के मध्य विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट 2a के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। दोबारा सुने, है ना। विद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण मतलब Q तथा आवेशों के मध्य विस्थापन यानी लंबाई 2a के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसकी यूनिट, चार्ज की यूनिट Q, डिस्टेंस की या डिस्प्लेसमेंट की, तो इसकी यूनिट कौन है? कूलम इनटू मीटर। क्लियर साहब? अब जो मैं लाइन बोल रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि मैग्नेट में उसकी कॉपी होगी। मैग्नेट जो आपका चैप्टर होगा वो इसकी कॉपी चलेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक की बिल्कुल कॉपी चलेगा। थोड़ा सा मेरी आपसे गुजारिश है कि ये जो सेगमेंट अब मैं पढ़ा रहा हूँ इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना, क्योंकि इसकी कॉपी होने वाली है। अब ये जरूर हो कॉपी इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाद, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद वाले चैप्टर में होगी, यानी 6वां 7वां चैप्टर जाएगा अगर आप आरबीएससी में तो, और अगर आप सीबीएसई में तो भी वो 3रा 4था चैप्टर जा रहा है ना। तो वो लेट आएगा और इसकी कॉपी आएगा, है ना। तो इसलिए ध्यान से सुनना। अब सब द्विध्रुव आघूर्ण एक वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि जिसकी दिशा आवेशों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में, आवेशों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में ऋण आवेश से यानी नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है। तो सब P की डायरेक्शन किधर है? आवेशों को मिलाने वाली रेखा के दिशा में, आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर यानी नेगेटिव टू पॉजिटिव, नॉट पॉजिटिव टू नेगेटिव। इस दिशा में स्थित रेखा को एक्सिस यानी अक्ष, अक्षीय रेखा कहते हैं। हिंदी में लिख दो पूरा, अक्ष रेखा। क्लियर? इसके परपेंडिकुलर और मध्य बिंदु यानी मिडिल पॉइंट, इसके परपेंडिकुलर और मध्य बिंदु चाहे इधर देखे चाहे से गुजरने वाली रेखा, इसको निरक्ष यानी इक्यूटोरियल
रेखा कहा जाता है। ठीक है ना। और इस निरक्ष से गुजरने वाला परपेंडिकुलर प्लेन, सरफेस, सतह, उसको हम कहते हैं इक्वेटोरियल सरफेस, यानी उसको विषुवतीय तल भी कहा जाता है हिंदी में। हिंदी में विषुवतीय तल कह दो, निरक्षीय तल भी कह दो, इंग्लिश में तो इक्वेटोरियल सरफेस, वो सरफेस है। रेखा तो इंट्रोड्यूस होगी कि सब विद्युत द्विध्रुव एक सदिश राशि जिसकी दिशा आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है। इस दिशा में उपस्थित रेखा को अक्ष या अक्षीय रेखा कहते हैं। अक्ष के लंबवत मध्य बिंदु से गुजरने वाली रेखा ऊपर से लेकर नीचे तक निरक्ष यानी इक्वेटोरियल कहलाती है ना। और इस इक्वेटोरियल से गुजरने वाले परपेंडिकुलर प्लेन सरफेस को विषुवतीय तल यानी इक्वेटोरियल प्लेन कहते हैं। ये नोमेनक्लेचर हो जाए। तो सब इसको मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, P = Q 2a, और ये P के बात तो एक ही है क्योंकि मैंने डायरेक्शन दिखा दी इससे। क्लियर। अब ये P की डायरेक्शन होगी। ये तो हुई साहब बात इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन। और इलेक्ट्रिक डाइपोल की आइडेंटिटी यानी उसकी पहचान किससे होगी? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से। तो अब ये मैंने आपको दोनों चीजें पढ़ा दी। अब मैं कहता हूं जिसके पास P है वो द्विध्रुव है और जिसके पास P नहीं है वो द्विध्रुव नहीं। तो अब मेरे एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा ध्यान से समझना आप। पॉजिटिव और नेगेटिव हर मॉलिक्यूल यानी अणु के पास होते हैं। पॉजिटिव प्रोटॉन है वो नाभिक में है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है जो ऑर्बिट में है। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव ये तो हर मॉलिक्यूल के पास में है। तो क्या हर मॉलिक्यूल यानी हर अणु द्विध्रुव होगा? नहीं, ये जरूरी नहीं है। अणु ध्रुवित यानी पोलर या अध्रुवित यानी नॉन पोलर हो सकता है। अब मैं आपको समझाता हूं। पहले बात करता हूं मैं पोलर यानी ध्रुवित अणु, मतलब पोलर मॉलिक्यूल। तो मेरी बात को आपने ध्यान से सुन लिया होगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव तो सबके पास है। पॉजिटिव प्रोटॉन जो नाभिक में, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ये तो सभी के पास है। तो क्या सभी डाइपोल होंगे? मैं कह रहा हूं नहीं, ऐसा जरूरी नहीं। मॉलिक्यूल पोलर यानी ध्रुवित भी हो सकता है और अध्रुवित भी। ध्रुवित अणु बारी बारी से सुनना, ध्यान से सुनना, बहुत काम की चीज है, 2-4 चैप्टर तक काम आएगी। ऐसे अणु जिनमें धन और ऋण, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, आवेश का केंद्र एक बिंदु पर नहीं हो, अलग अलग एक बिंदु पर हुआ तो नहीं, एक बिंदु पर नहीं हो। तो ऐसे अणु या मॉलिक्यूल जिनमें धन और ऋण आवेश का केंद्र एक बिंदु पर नहीं हो, ध्रुवित यानी पोलर मॉलिक्यूल कहलाते हैं। इनका स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है। इनके पास परमानेंट कौन होता है? P होता है, स्टेबल। कौन कौन है सब? HCl, NaCl तो आपको ऐसे ही समझ में आ गए थे। मैं अब कुछ अलग से लेता हूँ। H2O है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। अब आप पूछेंगे कैसे, तो देखें ये मॉलिक्यूल ऑफ O, ये मॉलिक्यूल ऑफ H, शायद 160 डिग्री के एंगल होता है इनके बीच में, वो केमिस्ट्री जाने। अब इन दोनों पॉजिटिव का सेंटर कौन है? ये रहा HH का सेंटर।
नेगेटिव का सेंटर कौन है? ये रहा। पॉजिटिव नेगेटिव हैं, दोनों के बीच में डिस्टेंस भी है, तो P भी है, जिसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? नेगेटिव से पॉजिटिव। तो ये सब कौन सा मॉलिक्यूल कहलाए? पोलर, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव नेगेटिव भी है और पॉजिटिव नेगेटिव का सेंटर एक बिंदु पे भी नहीं है। सेंटर एक बिंदु पे नहीं है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल है। कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ये सब O, ये C, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये इनके सेंटर दोनों एक बिंदु पर नहीं है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है, चार्ज है, डिस्टेंस है, तो P भी होगा। डायरेक्शन ऑफ P नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ऐसे मॉलिक्यूल क्या कहलाएंगे? पोलर। NaCl HCl तो डायरेक्ट समझ ही गए थे, इसलिए उनको समझाने की मेरे को आवश्यकता नहीं। अब ध्यान से, ये किसकी बात हुई? मॉलिक्यूल। अब मैं बात करता हूं पदार्थ की, ठीक है। मॉलिक्यूल पोलर है, अणु ध्रुवित है, दिख रहा है अपने सामने। लेकिन क्या इन अणुओं से मिलकर बना पदार्थ भी ध्रुवित होगा? यह जरूरी नहीं है कि अणु ध्रुवित है तो पदार्थ भी ध्रुवित हो। अब आप पूछेंगे कैसे, है ना? तो सब पदार्थ के अंदर अणु, ये भी अणु, वो भी अणु, मॉलिक्यूल का द्विध्रुव डाइपोल मोमेंटम P भिन्न भिन्न दिशाओं में अभिविन्यस्त हो सकता है, जिसका रिजल्टेंट शून्य हो। अगर रिजल्टेंट शून्य है तो P नहीं, और P नहीं तो फिर वो अध्रुवित होगा, मतलब नॉन पोलर होगा। जैसे मान लीजिए ये अपन पदार्थ मान है, 4 मॉलिक्यूल है इसमें, किसी के भी ये 4 मॉलिक्यूल। हर मॉलिक्यूल क्या है? पोलर है, यानी हर मॉलिक्यूल के पास P है, देखते हैं भी। तो ये 4 मॉलिक्यूल, ये देखो सब नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। ये देखो सब, इन दोनों में P इक्वल एंड अपोजिट, रिजल्टेंट 0। इधर देखो नेगेटिव से पॉजिटिव P, और इधर भी देखो नेगेटिव से पॉजिटिव P, तो ये भी अपोजिट और इक्वल, तो रिजल्टेंट P इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। तो फिर ये क्या हुआ? अध्रुवित, यानी नॉन पोलर। तो दोबारा ध्यान से सुनो, अणु ध्रुवित है, लेकिन पदार्थ ध्रुवित हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि पदार्थ में अणु यानी मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंटम यानी P भिन्न भिन्न दिशाओं में हो सकता है, जिसका परिणाम ही कितना हो सकता है? 0। तो मॉलिक्यूल तो ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, चारों अणु ध्रुवित हैं, लेकिन पदार्थ क्या निकला? जी, P बराबर 0, यानी पदार्थ अध्रुवित। तो सब अणु के ध्रुवित होने से पदार्थ ध्रुवित हो ये जरूरी नहीं, ठीक है। अब यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूं, तो ये मैंने 2 प्लेटें, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये 2 प्लेटें चार्ज दिखा दी, आवेशित हैं, तो स्वाभाविक है पॉजिटिव से नेगेटिव क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, विद्युत क्षेत्र होगा।
ये प्लस चार्ज, वो माइनस चार्ज। अब मैं इस पदार्थ को कहाँ रख रहा हूँ, इसमें, यानी अध्रुवित पदार्थ को अपन विद्युत क्षेत्र आरोपित कर रहे हैं। ठीक है, ये मैंने इस मैटर को, इस पदार्थ को कहाँ रख दिया, विद्युत क्षेत्र में रख दिया। दिख रहा है ना आपको विद्युत क्षेत्र, है ना। तो इस पदार्थ को मैंने विद्युत क्षेत्र में रख दिया। अब विद्युत क्षेत्र का धन तो इन मॉलिक्यूल को नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, और ऋण नेगेटिव मॉलिक्यूल के पॉजिटिव को अट्रैक्ट होगा। अब ये 4 मॉलिक्यूल देखना, 1 2 3 4। तो जैसे ही आपने विद्युत क्षेत्र में इस पदार्थ को रखा तो विद्युत बल लगा। विद्युत क्षेत्र के कारण आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, विद्युत बल। आप बराबर क्यों, क्लियर है ना। जैसे विद्युत बल लगेगा तो पॉजिटिव अट्रैक्ट टू नेगेटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्ट टू पॉजिटिव। तो P, अब क्या पदार्थ में P नहीं है, P P P P, अब तो 4P हो गया अगर इक्वल माने चारों का। तो अब यही पदार्थ विद्युत क्षेत्र में रखते ही, अब बताओ P 0 है क्या, नहीं। जैसे विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो विद्युत बल के कारण अणुओं का यानी मॉलिक्यूल्स का द्विध्रुव आघूर्ण यानी P आरोपित विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाता है, उसी दिशा में आ जाता है। फलस्वरूप P इज नॉट इक्वल टू 0। अब पदार्थ क्या हो गया, पोलर, यानी ध्रुवित हो गया। इस प्रक्रिया को, जिसमें हम अध्रुवित को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, ध्रुवित में, इस प्रोसेस को कहते हैं ध्रुवण यानी पोलराइजेशन। ये पोलराइजेशन कहलाता है। तो ये तो हिसाब के धन और ऋण हैं, तो अणु ध्रुवित भी हो सकता है, ध्रुवित मैंने आपको क्लियर कर दिया, और अध्रुवित भी। अब सब दूसरा एग्जाम्पल लें, है ना, बारी बारी से एक एक बात करें क्लियर। तो अब सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं अपन के मौलिक पॉजिटिव और नेगेटिव प्रेजेंट होने के बावजूद मॉलिक्यूल पोलर भी हो सकता है और नॉन पोलर भी। तो सब पोलर का तो मैंने क्लियरिफिकेशन दे दिया, ठीक है। अब सब में नॉन पोलर का भी क्लियरिफिकेशन दे रहा हूं। वापिस वही, अब लेंगे अपन, क्या लिखेंगे, अध्रुवित अणु यानी नॉन पोलर मॉलिक्यूल, है ना, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब बात को समझे सब। ऐसे अणु जिनमें 2 ध्रुव नहीं है, जैसे नाइट्रोजन NN 2 ध्रुव नहीं हुए, इसमें एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव थोड़ी कह सकते हो आप। ऑक्सीजन OO, या तो दोनों नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव, तो 2 ध्रुव नहीं है, 2 पोल नहीं है ना। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें 2 पोल नहीं है, यानी 2 ध्रुव नहीं है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि, तथा यदि 2 ध्रुव हैं लेकिन एक बिंदु पर हैं, 2 ध्रुव हैं लेकिन एक बिंदु पर हैं, जैसे CO2, जैसे मेथेन SCH4, एक सिंपल एटम आदि। तो या तो 2 पोल है ही नहीं, यानी 2 ध्रुव है ही नहीं, और अगर हैं तो एक ही बिंदु पर हैं, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम नॉन पोलर यानी अध्रुवित अणु कहते हैं। CO2, मेथेन, एक सिंपल एटम इसका एग्जाम्पल है। देखें सब कैसे। तो पहले मैं आपको CO2 दिखाता हूं, ये O है ना, तो C, ये O, ये O। अब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, चलिए।
तो पॉजिटिव को तो यहां सेपरेट कर दो आप। अब दोनों नेगेटिव O और O का सेंटर लो, इन दोनों का सेंटर लेंगे तो कहाँ आया, यहाँ आया। तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एक ही बिंदु पर आ गए, एक ही बिंदु पर आ गए तो डिस्टेंस 2a बराबर 0 और 2a बराबर 0 तो p बराबर 0। नॉन पोलर अद्वितीय एटम दिखाता हूं मैं आपको। ये एटम है, ये न्यूक्लियस, एक ऑर्बिट ले ली मैंने, ये पहली ऑर्बिट ले ली। ये इलेक्ट्रॉन, क्लियर। न्यूक्लियस तो सेंटर ऑफ पॉजिटिव है ही। अब अपन तो सेंटर ऑफ नेगेटिव देखें। इन दोनों नेगेटिव का केंद्र कहां पर है, नाभिक पर ही है। तो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव एक ही जगह पर आ गए, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में डिस्टेंस कितनी हुई, 0। 2a बराबर 0 तो p बराबर 0। एटम क्या है, नॉन पोलर है। ऐसे मेथेन में आप देखोगे तो अब आप समझ जाओगे, है ना। मेथेन में भी यही हो रहा है, ये CH चारों H का सेंटर C पर है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव एक ही जगह पर है। 2a बराबर 0, 2a बराबर 0, देन p इज इक्वल टू 0 और p इज इक्वल टू 0, तो मॉलिक्यूल क्या है, नॉन पोलर। ठीक है। अब इसमें भी बात किसकी करनी पड़ेगी, मैटर की, यानी पदार्थ की बात करेंगे। लेकिन इसमें पदार्थ की बात करना आवश्यक नहीं है। बोलो क्यों नहीं है, क्यों? क्योंकि जब मॉलिक्यूल यानी अणु खुद ही अध्रुवित है तो पदार्थ तो नॉन पोलर यानी अध्रुवित होगा ही। भाई पिछली बार अपन ने बात की थी, तो पिछली बार बात करने की कारण रीजन था, क्योंकि पिछली बार क्या था कि मॉलिक्यूल पोलर था, ध्रुवित था। इसने बताया कि पदार्थ ध्रुवित हो, ये जरूरी नहीं। अब तो अणु ही अध्रुवित है तो पदार्थ तो अध्रुवित होगा ही। इसलिए अब इसमें सोचने की आवश्यकता नहीं है। अध्रुवित अणु से जो पदार्थ क्रिएट होगा वो भी अध्रुवित ही होगा। अब सब इन पर भी आप कहेंगे कि विद्युत क्षेत्र का प्रभाव दिखाओ, तो ये विद्युत क्षेत्र, ये एक प्लेट पॉजिटिव है ना, और ये एक प्लेट नेगेटिव। क्लियर। अब मैं जैसे इसको रख देता हूं, ये मैं इसको रखूंगा, इसको रखते ही सिचुएशन चेंज हो जाएगी। ये मैंने एटम, यहां तो था ये नॉन पोलर, यानी यहां पर तो क्या था, ये अध्रुवित। अब देखना जैसे आएगा नेगेटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को। तो सेंटर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया, यहां पर। और पॉजिटिव किसको रिपल करेगा, नाभिक को। ये नाभिक को प्रतिकर्षित करेगा। अब पॉजिटिव और नेगेटिव जो एक बिंदु पर थे, विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आरोपित करते ही दूर दूर हो गए तो क्या क्रिएट होगी, डिस्टेंस 2a क्रिएट होगी। और जैसे ही डिस्टेंस क्रिएट होगी तो 2a चार्ज है और दोनों के बीच में डिस्टेंस भी क्रिएट होगी, तो p इज नॉट इक्वल टू 0। यानी अब ये क्या हो गया सर, अब ये पोलर हो गया, जैसे अपन ध्रुवित कहते हैं। तो सर ये अध्रुवित था, लेकिन आपने विद्युत क्षेत्र आरोपित करके इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, ध्रुवित में कन्वर्ट किया ना। ये था तो नहीं, इसलिए इसको कहते हैं इंड्यूस्ड यानी प्रेरित द्विध्रुव, ये बनाया गया है। तो कहने का मतलब हम ध्रुवित किसी भी मॉलिक्यूल को कर सकते हैं, इसके द्वारा, विद्युत क्षेत्र। तो ये तो सब सिस्टम की मैंने आपको जानकारी दे दी कि सब विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं
और द्विध्रुव का पता किससे लगता है? द्विध्रुव आघूर्ण P से। P है तो द्विध्रुव है और P नहीं है तो द्विध्रुव भी नहीं है। क्लियर? अब ये तो सिस्टम, जिस आप बस एक बार क्या है, एक बार तरीका समझ जाओ मेरा कि साहब मैं पहले क्या करूँगा, सिस्टम को डिफाइन करूँगा। अब मैंने सिस्टम का सारा आपको परिचय दे दिया, सारा परिचय दे दुआ के अब मेरा काम है उसी जगह पे आ जाऊँगा। मतलब उसी जगह पे आ जाऊँगा का मतलब मैं वापस अब किसकी कैलकुलेशन करूँगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। किसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? विद्युत द्विध्रुव के कारण। तो सब मैं अपना कार्य उस हिसाब से करूंगा ना। अब मेरा जो मूल काम है उस पर आ जाता हूं मैं ना। तो सब अब किसकी गणना करें? अब आप बोलो, ताकि आपको भी पता पड़ने कि क्या क्या सिस्टम चल रहा है। क्या करना था? सबसे पहले द्विध्रुव का परिचय देना था, दे दिया। अब समझिए पूरा, द्विध्रुव का दोबारा परिचय देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अपना उद्देश्य क्या है? अपना उद्देश्य केवल क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना। तो अब अपन क्या करें? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करें। तो बार बार यही चलेगा, बार बार कोई नया सिस्टम आएगा, सारी कहानी सुनाएंगे, ले दे के किसकी कैलकुलेशन करेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। तो सब अब आ जाओ विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, है ना, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना साहब। अब सब सिंपल सी बात, अभी तक आपने किसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रखी है? द्विध्रुव के कारण निकाल रखी है, सामने पड़ी। अब किसके कारण निकालने जा रहे हो? विद्युत द्विध्रुव के कारण निकालने जा रहे हो। जिस राशि का आप कैलकुलेशन कर रहे हो, जिस फिजिकल क्वांटिटी को हम पढ़ रहे हैं, वो स्केलर है यानी अदिश है, या सदिश यानी वेक्टर है। स्वाभाविक आप जानते हैं कि वो वेक्टर क्वांटिटी है। जब वेक्टर क्वांटिटी है तो आपको डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। यस, आप ये भी जानते हो। तो डायरेक्शन बतानी पड़ेगी, तो बिंदु का चयन सही तरीके से करना है ना। बिंदु का चयन करने के आधार पर अब टॉपिक तो एक ही है, इसके कितने टुकड़े कर देंगे? 2। अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो टॉपिक कितना है? 1। पार्ट कितने जाएंगे? 2। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन भी तो बतानी है ना। तो डायरेक्शन सही बताएंगे तो बिंदु की सर्टेनिटी होनी चाहिए, बिंदु की निश्चितता होनी चाहिए। ठीक है। तो साहब इसके 2 पार्ट हो गए। पहला पार्ट कहां पर? अक्ष पर, है ना, एट एक्सिस। ठीक है। तो देखो बिल्कुल सामान्य, बिल्कुल सिंपल, ये डाइपोल बना दिया, ये -q, ये +q। मैं यहाँ एक बात बता देता हूँ, मेरी आदत है मैं ए पे -q रखता हूँ। ऐसा जरूरी नहीं, मेरी आदत पड़ी हुई है ना, इसमें आप परेशान मत होना। ये मिडिल पॉइंट O, ये डिस्टेंस A और ये डिस्टेंस भी A। तो ये तो मैंने बनाया डाइपोल। अभी तो मैंने कुछ भी मोटिव वगैरह नहीं बताया आपको, सिंपल डाइपोल बनाया है। एक्सिस ये है आपकी अक्षीय रेखा। ठीक है। इस दिशा में यूनिट वेक्टर कितना ले लें अपन? पी के। जरूरी नहीं आप पी के ले, आर के ले लें, ईटा के, कोई सा भी यूनिट वेक्टर है वो, कोई केवल जस्ट डायरेक्शन बताने के काम आता है, है ना।
पॉइंट कहाँ लेना है आपको, ये पॉइंट लेना है साहब आपको अक्ष पर, ये ले लिया अक्ष पर। डिस्टेंस कहाँ से लेते हैं, डिस्टेंस लेते हैं मिडिल पॉइंट से, यहीं से लेते हैं ना। कितनी डिस्टेंस पे ले लेते हैं, आर। हो गया काम, सारी तैयारी हो चुकी है। बोलो कोई कमी रह रही है, बिल्कुल मटेरियल बिल्कुल कंप्लीट है, सब चीजें देख लो ना, वही मिडिल पॉइंट से बिंदु भी। अब क्या करें, इसको सेपरेट देखें तो ये क्या है सेपरेट, ये सेपरेट देखें तो ये क्या है बिंदु आवेश, और बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र जानते हैं। यहाँ पर खोपड़ा लगाना पड़ेगा। आप ए को सेपरेट देखो, बी को सेपरेट देखो। ए सेपरेट क्या है, बिंदु आवेश। बी सेपरेट क्या है, बिंदु आवेश यानी पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, सामने लिख रहा है। क्लियर। तो आप थोड़ा अकल लगाओ, तो मैं कह देता हूं ए के कारण पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए, बी के कारण पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई बी है। तो डाइपोल के कारण पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ, ई बराबर ई ए प्लस ई बी। बस यही टर्निंग पॉइंट होते हैं, बहुत छोटे। भाई अगर ये एक कौन पूरा टॉपिक किसको पढ़ना पड़ता, क्यों पढ़े पूरा टॉपिक, बस एक टर्निंग पॉइंट को समझ लेना। अब मैंने क्या कर लिया, मेरे पास डाइपोल का फॉर्मूला था, क्लियर, तो मैंने उसको सेपरेट मान लिया। सॉरी, मेरे पास पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला था, तो मैंने क्या किया, ए को सेपरेट मान लिया, वो पॉइंट चार्ज हो गया, फॉर्मूला लगा दूंगा। बी को सेपरेट मान लिया, वो भी पॉइंट चार्ज हो गया, फॉर्मूला लगा दूंगा, क्योंकि बिंदु आवेश का फॉर्मूला तो ही नहीं। तो मैंने कह दिया ए के कारण पी पर विद्युत क्षेत्र ई ए, बी के कारण पी पर विद्युत क्षेत्र ई बी है। अब ई ए और ई बी का मान रखो। ई किसके कारण, अब वेक्टर फॉर्म में रखना पड़ेगा। मैंने आपसे वेक्टर फॉर्म के लिए या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना के लिए कहा था कि जब भी आपको प्रेक्षण बिंदु पर ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर दिशा जाननी हो विद्युत क्षेत्र की, तो उस बिंदु पर या तो +1 रख देना या Q0 रख देना, कहा था ने, तो मैंने P पर क्या रख दिया, +1 रख दिया। अब देखो आप, इसके कारण P पर विद्युत क्षेत्र कितना, EA, ये नेगेटिव है वो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। फोर्स किधर, इधर, जिधर फोर्स होता है उधर ही कौन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की डायरेक्शन सेम होती है, ठीक है। लिखो साहब, तो के लगा दूं, अब तो आप समझ जाएंगे, या 1/4πε0 लगाया था ना, 1/4πε0, जिसके कारण उसका क्या लेना है, मॉडुलस या मैग्नीट्यूड, माइनस का मैग्नीट्यूड प्लस, तथा उससे बिंदु की क्या लेनी है, दूरी का वर्ग। इससे पी की दूरी बोलो तो r + a, r + a तो कितना हो गया, r + a का होल स्क्वायर। डायरेक्शन बोलो इसकी, इधर पी के, तो ये क्या हुआ, -p के, निकाले ये। अब आ जाओ EB, EB किसके कारण बोले आप, इसके कारण, किस पर बोले, P पर, ठीक है। ये क्या है, पॉजिटिव, और यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, +1। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड में ध्यान रखना, ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे क्या रख देना, +1। प्लस को क्या करेगा, रिपल, तो ये किसकी डायरेक्शन होगी, ये EB की डायरेक्शन होगी। निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड, निकालो 1/4πε0, जिसके कारण उसका मैग्नीट्यूड, तो माइनस का मैग्नीट्यूड भी प्लस ही होता है, प्लस का भी प्लस, और जिससे उससे बिंदु की दूरी का वर्ग, तो इससे बिंदु की दूरी बोलो कितनी, तो ये टोटल r में से कितनी घटा दो, a, तो ये कितनी रहेगी, r - a, कितनी रहेगी ना भाई, आवेश और आवेश से बिंदु की दूरी, तो ये कितनी होगी,
r माइनस a का होल स्क्वायर। डायरेक्शन बोलो, डायरेक्शन किसके अलोंग विद है? p के। हो गया? अब कुछ नहीं करना, अब तो कैलकुलेट करो बस, जोड़ बाकी गुणा भाग। तो कॉमन क्या निकाल लो साहब, फुर्ती से बता दो तुरंत मेरे को। q कॉमन निकल गया, 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन निकल गया, p के पीछे ले लूंगा। अब ये माइनस है तो इस माइनस को बाद में लिख देता हूँ, प्लस को पहले लिख देता हूँ। ये प्लस, ये वाला प्लस है ना, तो ये लिख दिया मैंने r माइनस a का होल स्क्वायर। q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 तो कॉमन है क्या दोनों में, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। अब ये प्लस था ना तो मैंने पहले लिख दिया, और ये क्या है माइनस, माइनस r प्लस a का होल स्क्वायर, और ये ले लिया p के। अब मेरा कोई रोल नहीं, अब तो आप करो, सिंपल अलजेब्रा है, कोई ऐसी बात है। ई है ना, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, एलसीएम ले लेता हूँ। ये एलसीएम ले लिया साहब, r माइनस a का होल स्क्वायर, r प्लस a का होल स्क्वायर, ले लिया एलसीएम। तो क्या हो जाएगा साहब, इधर r प्लस a का होल स्क्वायर माइनस r माइनस a का होल स्क्वायर। सोल्व कर दो अब खटाखट। अब मेरा रोल नहीं रहा, मेरा रोल तो बस वो शुरू में जो टर्निंग पॉइंट होता है उसी को समझाने का होता है। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, इसका मध्य पद होगा 2r और इसका माइनस 2r, माइनस 2r माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो 2r प्लस 2r कितना हो जाएगा 4r, है ना। वो करके देख लेना, ये काम आपके हैं। इनको करें मल्टीप्लाई तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये पी के भूल रहे हैं अपन, है ना, ये डायरेक्शन है, ये पी के। अब देखो सब 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, है ना, ऊपर देखना q 2a इंटू 2r हो गया 4r है, अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। q इंटू 2a को क्या बोलते हैं, p बोलते हैं। तो मैंने आपको क्या कहा था कि डाइपोल के हर फॉर्मूले में p आएगा ही। तो ये क्या लिख दूं मैं, इसको p लिख दूं, ये तो p इंटू 2r है तो 2pr हो गया, अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर p के। अब क्योंकि a मच लेस देन r, हमने डेफिनेशन जब बोली थी इलेक्ट्रिक डाइपोल की, तो डेफिनेशन में हमने साफ बोला था परिमाण में समान लेकिन विपरीत प्रकृति के दो आवेश अति अल्प निकट स्थित हो। तो अति अल्प निकट स्थित हो इसका मतलब a मच लेस देन r, तो आर स्क्वायर की तुलना में ए स्क्वायर को क्या कर सकते हो आप, अवॉइड कर सकते हो। ये ध्यान रखना कि आर स्क्वायर के सामने अगर ए स्क्वायर है तो वो अवॉइड होगा, अक्सर देखना आप, ये है ना। तो इसलिए ई बराबर क्या हो गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 2pr अपॉन, ये 0 हो गया तो इसको r4 लिख दूं, r4r के, यानी एक्सिस पर इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1 अपॉन 4 पाई से एक r कट गया, कितनी होती है 2p अपॉन r क्यूब, है ना। और अगर आप इन झंझटों से बचना चाहते हो तो बिल्कुल इसको क्या लिख दो, k लिख दो, तो इसको लिख दो 2kp अपॉन r। देखो मैं आपको बताऊं, एक बार अप्रोच आप याद करने की करना, ये सब सेकेंडरी चीजें हैं कि उसको वेक्टर में हमें दर्शाना है वगैरह वगैरह, ये सेकेंडरी मैटर है। प्राइमरी मैटर है आपको फॉर्मूला याद है कि नहीं है। तो मैंने 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन को याद करने के लिए क्या लिखते के, तो 2kp अपॉन r क्यूब। डायरेक्शन तो ठीक है, डायरेक्शन अगर कोई पूछता है तो डायरेक्शन किधर है भाई, इलेक्ट्रिक डाइपोल की अक्ष पर यानी विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, फट से बोलो 2kp अपॉन r क्यूब। दिशा क्या होती है, अक्ष की दिशा में, इसकी दिशा किधर होती है, अक्ष की दिशा। चित्र में भी देखो कि विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर आ रही है,
अक्ष की दिशा। तो साहब बस जस्ट आप 2 मिनट में बात को समझें, इसको लंबा न खींचें, छोटी बात है ना। आपको द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, आपने बिंदु आवेश के कारण निकाल रखी थी, है ना। तो आपने एक द्विध्रुव ट्रेस किया, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो आपको ये टॉपिक 2 पार्ट में तोड़ना पड़ा, अक्ष पर बी निरक्ष में। ये चित्र सिंपल जो बनाना था बना ही दिया, उसमें कोई विशेष बात है ही नहीं, है ना। अब सब मैंने क्या करा, बस इतना सा दिमाग था, और अगर इस टॉपिक को आप पढ़े कभी तो बस इतना पढ़ना, माइनस क्यू को मैंने बिंदु आवेश मान लिया क्योंकि फॉर्मूला है, प्लस क्यू को मैंने बिंदु आवेश मान लिया क्योंकि फॉर्मूला है, इसलिए मैंने द्विध्रुव के कारण लिख दिया ई ए प्लस ई बी। अब इसके कारण ई ए कहाँ पे, पी पर दिशा जानने के लिए क्या रखना पड़ता है, प्लस, सदैव हमेशा ही बात। आप न्यूमेरिकल करो तो भी आपको विद्युत क्षेत्र की सदिश राशि है तो दिशा देखने के लिए +1 रखना ही पड़ेगा, नहीं तो क्यों 0 रखो, वो आपकी इच्छा है। तो सब +1 आपने रखा, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, यानी फोर्स किधर होगा, इधर, और जिधर फोर्स होता है विद्युत क्षेत्र की दिशा भी उधर ही होती है। ये आपने डायरेक्शन से लिख दे दो माइनस, ई ए पी कैप के अपोजिट है, माइनस लिख दिया। बी के कारण डिस्टेंस, अच्छा जिसके कारण उसका तो परिमाण, और उससे बिंदु की दूरी, तो बोलो इससे बिंदु की दूरी कितनी है, r + a, है ना। इसी यहाँ देखो, जिसके कारण उससे बिंदु की दूरी, तो ये दूरी कितनी है, r - है, का स्क्वायर। डायरेक्शन तो बी के कारण पॉजिटिव हुई। अब ये आ गया था, बस इस लाइन के बाद फिर क्या किया मैंने, इस लाइन के बाद मैंने कुछ नहीं किया, फिर तो आप ही कर लेते, जोड़ भाग की गुणा भाग है, जोड़ भाग गुणा भाग भी कोई अपने को उसके लिए कुछ सीखना पड़ेगा क्या है, इसके लिए सीखने की जरूरत, बट ट्रिक ये पहली लाइन में ही है। तो अगर मान लीजिए मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को रीड करता हूँ, पढ़ता हूँ, तो मैं कहाँ तक दिमाग लगाऊंगा, इसके बाद मेरे को दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है ना। तो आप इस तरह से ये ध्यान रखें इनका, है ना। फिर मैं नेक्स्ट में आपको निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की कैलकुलेशन करवाऊंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।